हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममित कुमार जैन। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, आज जो मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो एसआरए से है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके प्रीलिम्स और मेंस में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है विच कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी स्पेसिफिकली परफॉर्म्ड, यानी कि ऐसी कौन सी संविदाएं हैं जिनका विनिर्देश पालन कराया जा सकता है। देखिए, जनरल रूल ये है कि यदि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किन्हीं दो पार्टीज के बीच में होता है, तो यदि उनमें से कोई भी पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो एग्रीड पार्टी होता है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 73-74 में कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें कंपनसेशन मिलता है वो हमारे लिए एडिक्वेट नहीं होता और हम चाहते हैं कि जिसने भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में अपने प्रोमिस का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे, यानी कि उसने जैसा प्रॉमिस किया है उसका वैसा ही पालन करे। तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनका कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है, उसका यथोचित पालन कराया जा सकता है। तो इसके रिगार्डिंग हम एसआरए का सेक्शन 10, 11, 12 स्पेशली देखेंगे और सेक्शन 10 जब हम देखते हैं तो उसमें एक जनरल रूल हमें देखने को मिलता है और जनरल रूल ये कहता है द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट shall be enforced by the court subject to the provisions of section 11 clause 2, section 14 and section 16। यानी कि एक जनरल रूल यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि यदि किसी संविदा का विनिर्देश पालन कराना है तो क्या न्यायालय उसका विनिर्देश पालन करा सकती है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जब हम सेक्शन 10 पढ़ते हैं तो उसमें ये बात देखने को मिलती है कि न्यायालय चाहे तो किसी भी संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकती है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे सेक्शन 11 क्लॉज 2 की कंडीशन में आते हैं, सेक्शन 14 या सेक्शन 16 में आते हैं, उन्हें छोड़ के, यानी कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे सेक्शन 11 क्लॉज 2 की कंडीशन में या सेक्शन 14 या 16 में नहीं आते हैं, उनके अलावा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका कोर्ट चाहे तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सेक्शन 11 की यदि हम बात करते हैं तो सेक्शन 11 में बात की जा रही है केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कनेक्टेड विद ट्रस्ट एनफोर्सेबल, यानी कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारा ट्रस्ट के रिगार्डिंग हुआ है, न्यास से संबंधित है, तो क्या उस संविदा का भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता। तो इसके बारे में सेक्शन 11 क्लॉज 1 हमें ये कहता है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, यानी कि इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एनफोर्स व्हेन द एक्ट एग्रीड टू बी डन इज इन द परफॉर्मेंस होली और पार्टली ऑफ द ट्रस्ट। यानी कि ये कह रहा है कि इस अधिनियम में यदि कोई कॉन्ट्रेरी प्रोविजन है उसे तो छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जो न्यायालय है किसी भी ऐसी संविदा के विनिर्देश पालन का आदेश दे सकता है जिसमें किसी कार्य को करने का करार हुआ हो और ऐसा करार न्यास के किसी पूर्णता या भागता पालन के लिए हो। यानी कि यदि दो पार्टीज के बीच में किसी ट्रस्ट के रिगार्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसका भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट करा सकती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक रेस्ट्रिक्शन है जो 11 क्लॉज 2 में बताया गया है। यदि ऐसा हो कि जो ट्रस्टी है यानी कि जो न्यासी है उसे जो ट्रस्ट में जो पावर दी गई थी उस पावर से बाहर निकल के अल्ट्रा वायरस होके यदि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर जो ट्रस्ट में जो कंडीशंस थी उनको ब्रीच करते हुए यदि ट्रस्टी कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, यदि ऐसा हो कि हमने ट्रस्टी को ये पावर दी थी कि आप किसी भी ट्रस्ट प्रॉपर्टी को केवल 7 साल तक के लिए किसी थर्ड पार्टी को लीज कर सकते हैं, लेकिन अब जो ट्रस्टी था उसने थर्ड पार्टी के साथ एक ट्रस्ट प्रॉपर्टी लीज करते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम आपको वो प्रॉपर्टी 7 साल के लिए लीज पे देंगे और 7 साल के एक्सपायर होने के बाद हम दोबारा आपको वही सेम प्रॉपर्टी नेक्स्ट 7 ईयर्स के लिए फिर लीज पे दे देंगे। लेकिन चूंकि एक ट्रस्टी को हमने मैक्सिमम 7 ईयर्स तक के लिए ही लीज करने की पावर दी थी और यदि ट्रस्टी अब किसी थर्ड पार्टी के साथ उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी को लीज करते हुए 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हुए ये कहते हैं
कि अगले साल, इस 7 साल के एक्सपायर होने के बाद फिर से फर्दर 7 ईयर्स का लीज का नोवेशन हो जाएगा, नवीनीकरण हो जाएगा। तो ट्रस्टी ने, जो ट्रस्ट में हमने उसको पावर दी थी, उससे बाहर निकल के यदि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो अब थर्ड पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक एनफोर्समेंट नहीं करा सकता। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 12 की। और देखिए सेक्शन 12 अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर कह रहा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट, यानी कि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, पार्ट की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो पार्ट है, यानी कि क्या किसी संविदा के किसी भाग का विनिर्देश पालन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो देखिए इसमें भी एक जनरल रूल हमें ये देखने को मिलता है कि जो संविदा है उसके किसी भाग का विनिर्देश पालन करने का जो कोर्ट या न्यायालय है वो ऑर्डर नहीं दे सकती। यानी कि सामान्य नियम, फिर हम यही बात करेंगे 12 क्लॉज 1 में ये कह रहा है एक्सेप्ट एज अदरवाइज हियरिन आफ्टर प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन, यानी कि इस धारा में जो आगे बताई गई कंडीशन है उन्हें छोड़ दिया जाए। उसके अलावा द कोर्ट शेल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि न्यायालय संविदा के किसी भाग के पालन का विनिर्देश पालन का आदेश नहीं दे सकता। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन कह लीजिए जो हमें क्लॉज 2, क्लॉज 3 और क्लॉज 4 में देखने को मिलते हैं। यदि हम बात करते हैं 11 क्लॉज 2 की तो इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। 11 क्लॉज 2 ये कह रहा है कि वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट, यानी कि जहां संविदा का कोई पक्षकार संविदा में अपने पूरे भाग का पालन करने में असफल है, बट द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड बी ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन टू द होल इन वैल्यू, यानी कि इसका मतलब ये है कि यदि संविदा का कोई पक्षकार संविदा में अपने जो वचन दिया होगा उस वचन के पूरे भाग का पालन करने में असमर्थ है और वह भाग जिसका अपालित रह जाना ही है, यानी कि जिसका वो परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकता, अपने वचन का पालन कर ही नहीं सकता, वो यदि हम देखें, यदि अनुपात में देखें कुल का, तो वो मूल्य में बहुत ही कम है। और जिस भाग का पालन नहीं हो सकता वो यदि देखें उसका प्रपोर्शन देखें तो वो प्रपोर्शन में वैल्यू में बहुत ही कम है। और साथ ही साथ उस अनपरफॉर्म पार्ट के लिए मनी के रूप में हम दूसरी पार्टी को, एग्री पार्टी को कंपनसेट भी कर सकते हैं। तो वहां पर इस बात को आपको ध्यान देना है। ऐसे में यदि कोई भी पार्टी कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाती है तो वहां पर कोर्ट अब उस कॉन्ट्रैक्ट के उतने पार्ट का, जितने का की परफॉर्मेंस किया जा सकता है, वहां तक वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दे सकती है। और जहां तक वो अनपरफॉर्म पार्ट है उसके लिए वो ब्रीच करने वाले पार्टी से ये डायरेक्शन देगी कि आप एग्री पार्टी को उस नॉन परफॉर्मेंस पार्ट के लिए आप कंपनसेट करें। सपोज ऐसा हो कि ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट बी के साथ किया कि ए के पास 1000 गज का एक प्लॉट है और वो बी को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन बाद में जब कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन कराया जाता है तो ये पाया जाता है कि उसमें से 990 गज जो प्रॉपर्टी है वो तो एक ही है, लेकिन 10 गज जो प्लॉट है वो एक का नहीं है। तो यानी कि यदि जो दूसरी पार्टी है यानी कि बी यदि उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना चाहती है तो 100% कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 990 जो गज है वो ही केवल एक का है और 10 गज किसी थर्ड पार्टी का है। तो यदि बी ये चाहता है कि ओवरऑल 100% कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो जाए तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं जो अनपरफॉर्म पार्ट है वो ओवरऑल यदि हम उसका एग्रीगेट देखें तो वो वैल्यू में अनपरफॉर्म पार्ट बहुत ही नॉमिनल है। और उस 10% यानी कि जो अनपरफॉर्म पार्ट है उसके लिए हम मनी के रूप में उसको कंपनसेट कर सकते हैं, वो कंपनसेशन उसके लिए एडिक्वेट है। तो ऐसे में कोर्ट किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन पे जहाँ तक उसका परफॉर्म पार्ट है यानी कि 990 गज की यदि मैं बात करूँ, जहाँ तक परफॉर्म पार्ट है उसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दे सकती है। लेकिन अब हम देखेंगे कि जो सेक्शन 12 का क्लॉज 1 है इसका एक एक्सेप्शन हमें 12 क्लॉज 3 में भी देखने को मिलेगा।
12 क्लॉज 3 क्या कहता है? ये कहता है कि वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ इस पार्ट ऑफ इट, यानी कि संविदा का कोई पक्षकार उस संविदा में अपने पूरे भाग का पालन करने में असमर्थ है। एंड द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड ईदर, और वह भाग जो अपालित रह जाना ही है, ए पॉइंट पे फोकस करेंगे, ईदर फॉर्म्स अ कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द होल, वो कुल संविदा का एक कंसिडरेबल पार्ट है, यानी कि वो अधिकांशता भाग है जो कि अनपरफॉर्म्ड रह जाना है। दो एडमिटिंग ऑफ कंपनसेशन इन मनी, ये कह रहा है कि देखिए जो अनपरफॉर्म पार्ट है वो एक कंसिडरेबल पार्ट है, यानी कि मैक्सिमम पार्ट है, लेकिन ठीक है वो अनपरफॉर्म पार्ट है, यानी कि उसका परफॉर्मेंस किया ही नहीं जा सकता, लेकिन अब नॉन परफॉर्मेंस के लिए हम दूसरी पार्टी को, एग्रीड पार्टी को, उसके लिए एडिक्वेट कंपनसेशन दे सकते हैं। मनी के रूप में जो हम उसको कंपनसेशन देंगे वो उसके लिए एडिक्वेट होगा। तो जैसे मैं अभी ए पॉइंट का एक एग्जांपल दिखाऊं यहाँ पर आपको, कि यदि वाइस वर्सा हम ऐसा बात करते कि मैंने आपको 1000 गज का एक प्लॉट बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया और फाइनली ये पाया जाता कि उसमें से 700 गज प्लॉट मेरा है ही नहीं, मेरा केवल 300 गज का प्लॉट था उसमें, और 700 गज का प्लॉट किसी थर्ड पार्टी का था। तो यदि आप मेरे अगेंस्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराना भी चाहते हैं तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा पाएंगे पूरा कंप्लीटली, क्योंकि 700 गज जब मेरा है ही नहीं तो आप मेरे अगेंस्ट उससे एनफोर्स कराएं भी तो आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। तो ऐसे में जो 300 गज का पार्ट था जिसे आप मेरे अगेंस्ट एनफोर्स करा सकते थे, तो वहाँ पर ये देखा जाए तो इसमें जो अनपरफॉर्म पार्ट है वो एक कंसिडरेबल पार्ट है, वो अधिकांश भाग है, लेकिन जो नॉन परफॉर्म पार्ट था यानी कि 700 गज का, उसके लिए यदि मैं आपको मनी के रूप में कंपनसेट करूं तो ये आपके लिए एडिक्वेट होगा तब। और दूसरी कंडीशन, डज नॉट एडमिट ऑफ कंपनसेशन इन मनी, यानी कि यदि जो अनपरफॉर्म पार्ट है, यानी कि संविदा का एक पक्षकार अपने जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा करने में असमर्थ है, वो उसका पालन कर ही नहीं सकता, तो जहाँ तक जो अनपरफॉर्म पार्ट है वो उस अनपरफॉर्म पार्ट के लिए मनी के रूप में हम एग्रीड पार्टी को कोई भी कंपनसेशन दे दें वो उसके लिए एडिक्वेट नहीं है। तब क्या होगा? तब ये कह रहा है वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ इट्स पार्ट, यानी कि संविदा का कोई पक्षकार अपने पूरे भाग का पालन करने में असमर्थ है, और हम इन दो कंडीशन में आ रहे हैं। तो ऐसा पार्टी जिसने जो कॉन्ट्रैक्ट के अपने पूरे भाग का पालन नहीं कर पा रहा है और वो चाहता है कि जहाँ तक उसका परफॉर्म पार्ट है उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया जाए, तो कोर्ट उसकी एप्लीकेशन पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोई भी ऑर्डर नहीं देगी। ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, बट द कोर्ट में एट द सूट ऑफ द अदर पार्टी, यानी कि जो एग्रीड पार्टी है, यानी कि दूसरी पार्टी ने अपने प्रॉमिस का परफॉर्म नहीं किया है, तो जो भी एग्रीड पार्टी है द कोर्ट में एट द सूट ऑफ द अदर पार्टी दैट इज एग्रीड पार्टी direct the party in default to perform specifically so much of his part of the contract as he can perform। ये कह रहा है कि जिसने अपने पूरे पार्ट का परफॉर्मेंस नहीं किया है और इन दो कंडीशन में वो आ रहा है, इनमें से किसी भी कंडीशन में आ रहा है, तो उसकी एप्लीकेशन पे कोर्ट उसके कहने पे उस कॉन्ट्रैक्ट का जहाँ तक परफॉर्म पार्ट है उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोई भी ऑर्डर नहीं देगी। लेकिन जो एग्रीड पार्टी है यदि वो उस परफॉर्म पार्ट के लिए कोर्ट में स्यू करता है तो कोर्ट उसकी एप्लीकेशन पे उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दे सकती है, लेकिन दो कंडीशन जब सेटिस्फाइड हो जाएं। और हमारी दो कंडीशन कौन सी सेटिस्फाइड होनी है? फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इन केस फॉलिंग अंडर क्लॉज ए pays or has paid the agreed consideration for the whole of the contract reduced by the consideration for the party which must be left unperformed। यानी कि यदि आप एक ही कंडीशन में आ रहे हैं तो यदि एग्रीड पार्टी परफॉर्म पार्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना चाहता है तो उस पार्टी को यदि हमने पूरे कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी यानी 1000 गज की बात की थी और उसके लिए सपोज 1 लाख रुपए का कंसिडरेशन देना था, लेकिन चूंकि हमने ये पाया
कि केवल 300 गज ही प्रॉमिस करने वाली पार्टी का था और 700 गज किसी थर्ड पार्टी का था, लेकिन फिर भी बी चाह रहा था कि जहां तक उसका परफॉर्म पार्ट है, यानी कि 300 गज का जहां तक परफॉर्म पार्ट है उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाए। तो यहाँ पर ओवरऑल 100% कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसिडरेशन था वो 1 लाख रुपए था, लेकिन हम परफॉर्मेंस कितना करा पा रहे हैं, 300 गज का। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर यदि वो 300 गज की प्रॉपर्टी का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना चाहता है, उसका कब्जा लेना चाहता है, तो वो उतने परसेंटेज, यानी कि यदि हम उसके रेशो की बात करें कि 1000 गज के लिए 1 लाख का प्राइस था, तो यदि वो 300 गज लेना चाहता है, यानी कि उस टोटल का 30% वो लैंड का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना चाहता है, तो उस ओवरऑल जो कंसिडरेशन है उसका 30% उस रेशियो में वो दूसरी पार्टी को पे कर चुका हो। तब ऐसा पार्टी जो एग्रीव्ड है उसकी एप्लीकेशन पे कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर ए वाली कंडीशन पे दे सकता है। और साथ ही साथ इस बात को ध्यान रखना, यदि मामला बी में आता है तो वहां पर इस बात को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यानी कि यदि मैं एक पार्टी और यदि मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था और अब मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के पूरे भाग का पालन नहीं कर सकता और जो अनपरफॉर्म पार्ट है उसके लिए यदि मैं आपको मनी के रूप में कंपनसेट करूं वो आपके लिए बिल्कुल भी एडिक्वेट ना हो, तो ऐसे में जहां तक परफॉर्म पार्ट है और आप चाहते हैं कि चलो जहां तक परफॉर्म पार्ट है उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप मेरे अगेंस्ट कराना चाहते हैं तो आप करा तो सकते हैं, लेकिन जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी कंसिडरेशन देने की बात हुई थी आपकी साइड से वो आप मुझे पूरा का पूरा देंगे। यानी कि ऐसा होता कि 1000 गज प्लॉट देने का प्रॉमिस मैंने आपको दिया था, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी कुल 300 गज थी, 700 गज किसी थर्ड पार्टी की थी, लेकिन फिर भी उस 700 गज के जो अनपरफॉर्म पार्ट है उसके लिए मनी आपके लिए एडिक्वेट नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि 300 गज के प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, उसकी 300 गज के लिए आप मेरे अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, तो कोर्ट आपके फेवर में तब ऑर्डर करेगा कि जब आप 300 गज के लिए नहीं बल्कि जो हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यानी कि 1000 गज का पूरा कंसिडरेशन आप मुझे पे कर देंगे। और साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखना है, हमें दूसरी कंडीशन भी यहां पर फॉलो करनी पड़ेगी, यानी कि यदि आप एक एग्री पार्टी होते, यानी कि मैंने अब उस कॉन्ट्रैक्ट में अपने पूरे पार्ट का परफॉर्मेंस करने में मैं फेल हो चुका था और आप ए और बी कंडीशन में मेरे अगेंस्ट परफॉर्म पार्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराना चाहते थे, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, आप तभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हैं जब अनपरफॉर्म पार्ट के लिए, क्योंकि मैंने तो बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैं अपने पूरे कॉन्ट्रैक्ट का पूरे पार्ट का परफॉर्मेंस नहीं करा पाया, तो ऐसे में जो मेरी तरफ से ब्रीच हुआ है उसके लिए आप मेरे अगेंस्ट कंपनसेशन का कोई भी केस इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे या लॉ में उसके अगेंस्ट कोई भी और क्लेम आप मेरे अगेंस्ट नहीं करेंगे। तो यानी कि जो अनपरफॉर्म पार्ट के लिए मेरी तरफ से जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके अगेंस्ट आप मेरे खिलाफ आप कोई भी कंपनसेशन के लिए या किसी और क्लेम के लिए कोई केस इंस्टीट्यूट नहीं करेंगे, तभी कोर्ट आपकी एप्लीकेशन पे उस कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर दे सकेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक रहेगा और इसमें हमने सिर्फ अभी आज इस टॉपिक में ये जाना कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया जा सकता है। तो इसमें हमें जनरल रूल सेक्शन 10 को पढ़ना चाहिए, जिसमें हमने जो लिमिटेशन थी वो 11 क्लॉज 2 सेक्शन 14 और सेक्शन 16 में दिया गया था। जब हम सेक्शन 11 को देखते हैं तो हमने देखा था कि यदि ट्रस्ट के रिगार्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है, और सेक्शन 12 में हमने 12 क्लॉज 1 में एक जनरल रूल ये देखा कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के किसी पार्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, लेकिन इसके भी 3 एक्सेप्शन है, सेक्शन 12 क्लॉज 2, 3 एंड 4। तो आज के लिए टॉपिक हमारा यही रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।